जय हिंद। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। जो आप सभी को मालूम होगा फर्स्ट चैप्टर में 111 क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से नॉलेज की धुन वहाँ से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की परिभाषा को से संबंधित क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे। जो टोटल 111 क्वेश्चन है, तो ये एक ही वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो ग्रीक भाषा में हुआ है, ग्रीक। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को किस रूप में परिभाषित किया था? जो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था और किस रूप में इसे परिभाषित किया था? तो धन विज्ञान, अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, धन के रूपों में किया था। अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया था? जो अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया था? जो अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले समिति संधानों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानविक व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो रॉबिन्स ने दिए थे, रॉबिन्स ने दिए थे, जो वैज्ञानिक है जो विभिन्न उपयोगों वाले समिति साधनों और उद्देश्यों से संबंधित रखने वाले मानविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दुर्लभता संबंधित परिभाषा जो रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी किसके द्वारा लिखा गया है? जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो डॉक्टर मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? जो एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो एडम स्मिथ ने यह पुस्तक लिखे थे। इसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो 1776 में एडम स्मिथ द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। एडम स्मिथ का पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? जो इसी का एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का ही शॉर्ट नेम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1786 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। ग्रीक शब्द में ओइकोनिया का अर्थ क्या होता है? ग्रीक शब्द में ओइकोनोमिया का क्या अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है इकोनॉमिक का? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो घरेलू प्रबंधन होता है, घरेलू प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1932 में प्रकाशित एन इजेज ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो रॉबिन्स हैं, रॉबिन्स। थ्योरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट इंडेक्स और एंड द मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो जॉर्ज मेंडल किंग्स हैं, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के भी जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? जो अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो मार्शले ने दिए थे, मार्शले ने। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह तथ्यों का अध्ययन कराता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन सा है? तो आप देखते हैं जो उत्पादन भी है, उपभोग भी है और निवेश। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी है, उत्पादन, उपभोग और निवेश, यह सभी जो आर्थिक क्रिया है।
एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है? जो एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न होता है, तो आपका ऑप्शन एक आर्थिक क्रिया द्वारा करता है। इस आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं? जिसका संबंध वस्तु एवं सेवाओं के उपभोगिता का मूल्य वृद्धि करने से है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उत्पादन से इसका संबंध होता है। उत्पादन कितने मुख्य साधन होते हैं? उत्पादन के कितने मुख्य साधन होते हैं? जो 4 मुख्य साधन होते हैं। उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? इनमें से आइए देखते हैं कौन से अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सामाजिक कार्य है अनार्थिक है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपयोग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दिया था? जो चैंपमैन ने दिए थे। निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, जबकि निवेश नहीं है। यह आर्थिक क्रिया है। निवेश एक आर्थिक क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तुओं का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो माता की सेवाएं। माता की सेवाएं, अपनी माता की सेवा कर रहे हैं, वो आर्थिकतर है। जबकि अध्यापक की सेवा, डॉक्टर की सेवा, बैंकर की सेवा, यह सभी दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए कुछ अपने चार्ज करते हैं पैसे। उत्पादन के साधन की कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? जो उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? तो देखते हैं, लगान भी शामिल है, मजदूरी भी है और ब्याज। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं। जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है, सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन को समष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र कहलाता है, यह सही है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, नहीं, रोमर फिशर ने बांटे थे। आपका व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था को एडम स्मिथ ने नहीं, आपका 3 गलत है, जो रोगनर फिशर ने बांटे थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 1 और 2 होगा। निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था की समग्रीय रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समष्टि अर्थव्यावस्था करता है। निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थव्यवस्था का विषय है? तो मांग की सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत। आपका ऑप्शन डी होगा, जो ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? इनमें से कौन सी? तो आइए देखते हैं। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार नीति। आपका ऑप्शन डी होगा, यह सभी जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। जबकि ऊपर देखें हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय जो मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, इसमें नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। हाँ, सिद्धांत इसमें दिया जाता है। और समष्टि अर्थव्यवस्था के संक्षेप में आय या रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह दोनों सही है। आइए इसका ऑप्शन में देखते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह दोनों कथन सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? जो व्यक्ति की इकाई को भी, व्यक्ति के मूल निर्धारण को भी और छोटे छोटे इकाइयों को भी निर्धारित किया जाता है। आपका ऑप्शन डी होगा, उपयोग सभी को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में किस एक विषयों को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है? पूर्णतः रोजगार को। पूर्णतः रोजगार को नहीं, यह समष्टि के अंतर्गत आता है। जबकि आर्थिक नीति, आर्थिक कल्याण, भविष्यवाणी यह व्यष्टि का है। निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन के क्षेत्र है?
आपका ऑप्शन बी होगा, जो वस्तु कीमत का निर्धारण है यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र किस भाग में है? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो समष्टि में किया जाता है। व्यापार का अध्ययन जो समष्टि में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समष्टिक घटक है? समष्टिक घटक कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो समष्टि का है, जबकि यह सभी मांग की लोच, एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता के संतुलन व्यष्टि के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में कौन सा शाखा करता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था करता है। निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दे को समष्टि अर्थव्यवस्था के शामिल किया जा सकता है? तो आइए देखते हैं। जो भुगतान संतुलन, विनिमय दर भी और मुद्रास्फीति, जो यह सभी शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखा है, सही है। और अर्थशास्त्रों को दो शाखाओं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित। आपका दो कथन गलत है, एक सही है। जो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखा है, अगर एक दूसरे पर यह संबंधित है तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो केवल वन कथन गलत, सही है। अर्थशास्त्र के चयन का शास्त्र स्टडी ऑफ चॉइस कहा जाता है, क्यों? तो मानव की आवश्यकताओं की असीमित होती है। मानव की आवश्यकताएं असीमित होती है, सही है। आवश्यकताओं की संतुष्ट करने के साधन सीमित होती है, सीमित है। जो हमारी आवश्यकता, मानव की आवश्यकता कभी पूरी नहीं हो सकती, इसकी असीमित होती है। तो जो साधन है वह सीमित में है। साधन सीमित होने के कारण चयन का समस्या उत्पन्न होती है। यह चयन समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है, यह भी सही है। तो इनमें से सभी आपका कथन सही दिया गया है। आवश्यकताओं की संतुष्टि करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा चयन का संबंध नहीं है? तो आय का अधिक होना। आय जितने काम कीजिएगा तो आपके काम के अनुसार आय व्यय मुद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों में बंटवारा इस प्रकार हो कि जो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, सही है। उत्पादकता अधिकतम लाभ प्राप्त करे, यह भी सही है। एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इनमें से सभी कथन समष्टि सभी को बंटवारा कर सकते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के लिए आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, उसे कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो सभी को एक समान स्थापित करता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र में के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है, जो सभी को एक लेवल पर बनाता है, यह भी सही है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, सही है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों कथन सही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्ति के स्वतंत्र आंतरिक क्रियाओं को छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो यह उदारवादी अर्थव्यवस्था भी है, बाजार अर्थव्यवस्था भी है और खुली एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा
रूप है या नाम है? उदारवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और खुली और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की सिद्धांत का कार्य करता है? अहस्तक्षेप का सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अहस्तक्षेप सिद्धांत का अवधारणा प्रतिपादन कौन है? जो यह कौन लागू किए थे? जो एडम स्मिथ ने लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है? किस देश की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भी है, ब्रिटेन का भी है और जापान, यह सभी राज्य देशों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, मांग और पूर्ति। निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, निगेटिव। जो आपका ऑप्शन सी देखते हैं, जो आर्थिक निर्णय लेने का सामाजिक कल्याण का सर्वोपरि रखना नहीं, यह आपका ऑप्शन सी गलत है, नहीं है। निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रखता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर राज्य नहीं, देश का होगा। राज्य निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में देश का न्यूनतम हस्तक्षेप रखता है? जो उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों को प्रभाव रखता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? इनमें से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है? जो आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता सही है, लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, यह भी सही है। आपका प्रायोगिकता को शून्य उपस्थिति नहीं, समाजवादी का है। उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाई जाती है, यह दोनों गलत है, जबकि 1-2 होगा। आपका ऑप्शन बी होगा, 1-2 सही दिया गया है, खत्म। किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो मांग और आपूर्ति के दबाव को अन्य क्रिया द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विरोध में किसके द्वारा सामाजिकवाद अर्थव्यवस्थाओं की अवधारणा को विकास किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका राज्य अर्थव्यवस्था के अनुसार ये भी है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। आपका ऑप्शन सी होगा, जो उपयुक्त दोनों के द्वारा सामाजिक अर्थव्यवस्था के उपनाम से जाना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, यह नहीं होगा, जो पूंजीवादी में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है, सही है, जो पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, दोनों कथन सही दिया गया है। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? जो सोवियत संघ, रूस की पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था किस अर्थ था, कैसा था? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था था, समाजवादी। अब पूंजीवादी हो गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में
सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो वह मिश्रित है। जो प्राइवेट और सरकारी दोनों शामिल हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका उदाहरण जो भारत है। भारत किस तरह के अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो अभी देखे हैं ऊपर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है आपका ऑप्शन बी होगा, जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के द्वारा सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के द्वारा, यह भी सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेडॉन किंग्स के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो आइए देखते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सह-अस्तित्व यह है। आर्थिक नियोजन का योजनात्मक व्यवस्था, यह भी सही है। आर्थिक में सरकार की नियमित रूप से भूमिका, यह भी सही है। तो 3 सही है। तो एक आपका आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लिए जाते हैं, न कि लाभ के उद्देश्य से। यह आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बाकी यह सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाला है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने की प्रमुख कारण क्या थे? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सरकार के पास पूंजी तथा साधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवादी स्वरूप अपनाना संभव नहीं था। दूसरा पॉइंट, ये पहला सही है। स्वतंत्रता प्राप्त के समय निजी क्षेत्र के भीतर उतने साधन वाले नहीं थे भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजी अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया जा सके, ये भी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का विचार ही सर्वोत्तम था। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सब गलत है। मिश्रित का विश्व बैंक में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है? विश्व बैंक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने वर्गों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया, कोई नहीं, इनमें से सभी होगा, जो यह सभी सही दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो यह तीनों कथन सही दिया गया है। यहाँ आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। विश्व बैंक में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने वर्गों में बटा हुआ था? जो आपका ऑप्शन 3 होगा, जो 3 विकसित, विकासशील और अल्प विकसित 3 वर्गों में, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, जो हमारा देश भारत विकासशील में है। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व की विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्थाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रति व्यक्ति सकल आय जीडीपी पर बटा है। वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न वर्गों के अर्थव्यवस्थाओं की सीमा क्या थी? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो $1046 या उससे कम थी। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका आती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समानता, जो विनिमय दरों के गणना के विभिन्न देशों के एक समान वस्तु और सेवाओं का मूल्य की तुलना की जाती है, यह सही है। और कथन देखते हैं। और क्रय शक्ति समानता डॉलर से संबंध में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आपका यह नहीं, 6वीं नहीं, तीसरी है। आपका ऑप्शन ये है, जो ये कथन सही है। यहाँ पर 6वीं नहीं होगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है,
विकासशील अर्थव्यवस्था भी है और खुली अर्थव्यवस्था है। आपका ऑप्शन सी होगा, डी होगा, इनमें से सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील और खुली अर्थव्यवस्था, यह सभी जो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकार है। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्थाओं को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था के नाम से भी, विकासशील अर्थव्यवस्था के भी नाम से, अल्प विकसित और अर्ध विकसित, ये सभी से जो भारत की अर्थव्यवस्था का उपनामों से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी से जाना जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता मौजूद होती है? जो कृषि की प्रधानता, जनसंख्या की अधिकता, कच्चे मालों की अधिक निर्यात, न्यून प्रति व्यक्ति आय और वृद्धि बेरोजगारी, यह सभी पांचों प्रकार की पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी कथन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कृषि प्रधानता अर्थव्यवस्था सही है आपका। इसमें आपका पूछा है निगेटिव को, पूछा है निगेटिव का है, यह आपका सही है। राष्ट्रीय आय का वितरण में समानता नहीं है, आपका यह गलत है। और पूर्णतः विकासशील आधारभूत संरचना, यह भी सही है, गलत है। उन्नत एवं पूर्ण विकसित प्रकृति के साधन, आपका ऑप्शन 2 और 3 होगा, गलत पूछा है, निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित श्रेणी के रूपों में दर्शाता है? जो बचत की कमी होने के कारण पूंजी का अभाव, यह भी सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्व से चल आ रही है संरचनात्मक बेरोजगारी, यह भी सही है। भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन, यह भी सही है। तो आइए इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। और भारत के उचित शिक्षा व्यवस्था न होने के श्रम शक्ति का अंकुशता, तो यह आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह का चारों कथन सत्य दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी को दर्शाता है? जो कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, प्रछंद बेरोजगारी जो दिखता नहीं है, जैसे कृषि का प्रछंद बेरोजगारी होता है, अदृश्य होता है, अदृश्य सॉरी। मानव पूंजी के निम्न गुणवत्ता, यह भी सही है। प्रोटीन और प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना नहीं, आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1, 2, 3 होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अत्यंत सेन को कौन सा सुझाव दिया जाता था? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अमर्त्य सेन को कौन सा सुझाव दिया जाता था? तो आपका ऑप्शन इनमें से वस्तुओं का उन्मूलन होना चाहिए, यह भी सही है। नहीं, इनमें से जन उन्मूलन होना चाहिए, यह सही है। सबसे अधिकतम निर्धारण व्यक्ति का आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, यह भी सही है। वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होनी चाहिए, यह भी सही है, जो 2, 3 और 4 होगा। आपका ऑप्शन डी होगा, जो 1 की जगह पर 4 कर लीजिएगा, 1 नहीं है। पीडीएफ में सुधार कर लीजिएगा, जो 1 की जगह पर 4, आपका ऑप्शन डी होगा। बंद अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्थाओं को कहते हैं जिसमें आयात निर्यात नहीं होती है। बंद अर्थव्यवस्था जिसे दूसरे देश में आप कुछ सामान नहीं बिक सकते हैं, वहाँ से न आ सकता है न जा सकता है। विकास का भारतीय मॉडल किससे हितों की सुरक्षा करता है? जो विकास का भारतीय मॉडल किससे हितों का सुरक्षा करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो व्यक्ति एवं राज्य दोनों का, व्यक्ति एवं राज्य दोनों का। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व की कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिससे कोई नहीं है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? जो इस अर्थव्यवस्था में साधनों का दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रीय, पुनर्निर्माण और नवीनकरणीय बल द्वारा किया जाता है, यह सही है। इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अवशिष्ट उत्पादनों का उपयोग बनाने के सहायता होती है, फिर से उसका निर्माण किया जा सकता है।
उस अर्थव्यवस्था में कम से कम साधनों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी सही है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का पहचाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा जो विकासशील राष्ट्रीय के रूप में भारत को पहचाना जाता है। अर्थव्यवस्था को ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालीन अनुबंधन फ्रीलांस का कामों को प्राथमिक दिया जाए उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा जो गिग अर्थव्यवस्था के रूपों में। यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषा किया जाता है, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषा किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन एक श्रम अधिकता वाली अर्थव्यवस्था के रूपों में किया जाएगा। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किसके द्वारा? जो मानव संसाधन के द्वारा, प्राकृतिक संसाधन से और भौतिक संसाधन से। यह तीनों मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक, आपका ऑप्शन डी होगा यह सभी जो एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का सृजन करता है। अर्ध विकसित का परिवाची शब्द क्या होगा? जो अर्ध विकसित का परिवाची क्या होगा? जो निधन या गरीबी होगा। आपका ऑप्शन बी होगा निधन या गरीबी। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्वीकरण का अर्थ है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थ होता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों में लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम करना, दूसरे देश से संबंध अच्छा बनाए रखना। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में कौन सा है? जो 5वां स्थान है। जीडीपी में भारत का स्थान 5वां है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं जो बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है, पूंजी के निर्माण पर और प्राकृतिक संसाधन। आपका ऑप्शन डी होगा जो ये सभी पर बाजार की आर्थिक विकास निर्भर करती है। बाजार का आकार, पूंजी के निर्माण और प्रकृति के साधन पर निर्भर करता है। व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्थाओं को कितने मूल्य क्षेत्रों में बांटा जाता है? जो 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र आर्थिक कार्य का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी आर्थिक क्रिया आती है? तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी, आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यह सत्य कथन पूछा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र व्यवसायिक मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय होता है, सही है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादन का उत्पादन करती है जो मानव जीवन यापन हेतु अनिवार्य होती है, यह भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? इनमें से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र के से संबंधित है? जो निर्माण का भी है, द्वितीयक विनिर्माण का भी है और विद्युत गैस जल पूर्ति का भी है। आपका ऑप्शन डी होगा यह सभी है। निम्नलिखित में कौन सा एक विनिर्माण के उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कपड़ा है। निम्नलिखित में किस प्राथमिक क्षेत्र से में सम्मिलित नहीं होता है, नहीं किया गया है? किसे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जो जल पूर्ति द्वितीयक क्षेत्र का है, जबकि वानिकी, मत्स्य उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र विकसित होने के प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन बढ़ता है, यह भी सही है। प्राथमिक क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरना सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। द्वितीय में उद्योग है और प्रथम में कृषि से है। निम्नलिखित में कौन सा एक
भारत की सेवा क्षेत्र का एक भाग है? भारत में कौन सी एक सेवा क्षेत्र के एक भाग माना जाता है? जो परिवहन एवं संचार, भंडारण और व्यापार। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत की सेवा क्षेत्र का एक भाग नहीं है? इनमें से कौन सा सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं। जो निर्माण है यह द्वितीयक क्षेत्र का है, जबकि बीमा, बैंकिंग, होटल और रेस्तार यह सभी प्राथमिक क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र का है, निर्माण द्वितीय क्षेत्र का है। मानव की आवश्यकता सीमित है? नहीं, मानव की आवश्यकता असीमित है। यह कथन गलत है। मानव की आवश्यकताओं के समय साथ में बदलाव आते हैं, यह आपका ऑप्शन सही है। जो समय के अनुसार बदलाव आता है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो बिजली और परिवहन, जबकि कपड़ा, बीमा, खेती प्रथम क्षेत्र का है, पशुपालन भी प्रथम है, कपड़ा विनिर्माण यह द्वितीयक क्षेत्र का है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विद्युत जल आपूर्ति को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है, तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को विकसित होने से प्रथम और द्वितीय क्षेत्र उत्पादन कुशलता भी बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है, सही है। तृतीयक के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है, सही है। जो तृतीय महत्वपूर्ण रखता है, आपका ऑप्शन डी होगा, वो उपयुक्त सभी। लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो अर्थव्यवस्था को प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, हाँ सही है। तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का कोई वरना सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है, हाँ सेवा केवल होती है, आपका ऑप्शन सी होगा। अर्धविकसित देशों का विकासशील जनसंख्या किस क्षेत्र पर कार्यशील रहते हैं? जो अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र पर कार्यशील होती है? जो प्राथमिक कृषि पर, कृषि से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्थाओं को दो मुख्य क्षेत्रों में होते हैं, जो निजी और सार्वजनिक, सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में संयुक्त क्षेत्र भी होते हैं, सही है यह। संयुक्त क्षेत्र उद्योग अथवा व्यवसाय के निजी उद्योगपति एवं सरकार दोनों की साझेदारी होती है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। शोध और अनुसंधानकर्ता में किसे शामिल किया जाता है? जो चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाता है, चौथे क्षेत्र में। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्थाओं को उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले शामिल किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पांचवें क्षेत्र और लास्ट है, जो 5 क्षेत्र होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो चतुर्थ क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का ही विकसित स्वरूप है, जिसे ज्ञान आधारित सेवाओं में शामिल किया जाता है, सही है। गोल्डन कॉलर प्रोफेशनल्स का अर्थव्यवस्था पंचक क्षेत्र में की संज्ञा है, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 1, 2 दोनों सही दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सम्मिलित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित होती है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो संचार की सेवा। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवा सम्मिलित होती है? द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो विनिर्माण की सेवाएं सम्मिलित होती है। और आखिरी इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो वास्तविक अर्थव्यवस्था
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्थाओं को तथ्यों का वर्णन करता है और यह क्या से संबंधित है। अर्थव्यवस्था आदर्श अर्थव्यवस्था निगत निर्णय और क्या होना चाहिए यह संबंधित है। वास्तविक में क्या है का पता लगाया जाता है, जबकि आदर्श अर्थव्यवस्था में क्या होनी चाहिए इसकी पता लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह दोनों कथन सही है। जय हिंद, जय भारत।